स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जे एडवांस के लिए। और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, दो पार्ट होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 से फर्दर क्वेश्चंस होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस ये एडवांस लेवल के हैं और साथ में सभी के सभी मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके जे एडवांस पे मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंगल करेक्ट आ चुके हैं जेई मेंस में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। दो चीज़ें यहाँ पे आपको मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। क्वेश्चंस जेई एडवांस लेवल का होगा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जो कि ओके आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दूसरा चीज़ कि क्वेश्चंस जो होंगे ना मल्टी करेक्ट होंगे यहाँ पे, यानी मोर देन वन करेक्ट, जो कि जेई में जेई एडवांस का पैटर्न है। ओके, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये आपका एक सिस्टम दे रखा है और सिस्टम में ऐसा इस तरह से ब्लॉक दे रखा है। तो टू ब्लॉक्स ईच ऑफ, इन दोनों का मास दे रखा है। देखिए, दोनों का मास 1 केजी का दे रखा है, ठीक है। ये दोनों का मास दे रखा है 1 केजी और प्लेस दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्मूथ स्ट्रिंग है। पुली भी मासलेस और साथ में स्मूथ है। नो फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड ग्राउंड, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, ऐसा दे रखा है। ओके, स्मूथ है और साथ में दे रखा है कि द ग्राउंड द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड 2, इसके बीच का कुछ फ्रिक्शन है और ये जो है ना, ये है म्यू, कितना है तो 0.2 है। दिस इज 0.2, दिस इज 0.2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको आप देखते हो तो उसको सबसे पहले आपके उसके बारे में 2-3 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड तक आप उसको सोचिए उसके बारे में कि आप प्रोसीड कैसे करेंगे, हो क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछा गया क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ओके, आप कैसे स्टेप्स आप कैसे लेंगे, कैसे आप अपना स्टेप बढ़ाएंगे आगे। ओके, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान कर देंगी, आपका जो आंसर्स बहुत कम समय में निकाल आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं बोलूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और इस जेई एडवांस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन कर सकते हैं, इफेक्टिव रिवीजन। ओके, तो हमारे चैनल वन ड्रीम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। चलते हैं यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए कि बेसिकली द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ फोर्स, ये फोर्स कितना रहे कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो एक दो चीजें आप यहाँ पे देखिए कि ये अगर फोर्स आप इधर लगाओगे, तो ये फोर्स जब इधर लगाओगे तो ये M2 जो होगा उसमें स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, मतलब M2 आगे की तरफ जाना चाहेगा और M2 आगे की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन है तो क्या करेगा, ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन जो होगा ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। ओके, फ्रिक्शन ये लगेगा और फ्रिक्शन क्योंकि लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि आप जब फोर्स लगा रहे हो तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकेगा स्लिपिंग को, लेकिन कहाँ तक रोकेगा, इसके मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही रोकेगा, उसके बाद ये नहीं रुकेगा। तो टेंशन यहाँ पे डेवलप होना शुरू करेगा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है, मासलेस पुली है और पुली स्मूथ है, तो टेंशन यहाँ से यहाँ तक सेम ही होगा। यहाँ से यहाँ तक जगह जो टेंशन होगा वो सेम टेंशन होगा। यहाँ टी और टी आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में होगा। ओके, पूरा सिस्टम रेस्ट में होगा और रेस्ट में होने का मतलब दोनों को सिंगल एक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हो। बोलने का मतलब इन दोनों को एक सिंगल बॉडी ले सकते हो और इस पे लगने वाला जो फोर्स है F और इधर की तरफ लगने वाला पूरे सिंगल बॉडी लोगे तो ये 2T हो जाएगा। आप बोलोगे सर इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका क्या करें, तो फ्रिक्शन जो होगा वो एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, नीचे वाले ने ऊपर वाले में फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ, तो एक्शन रिएक्शन पेयर से, न्यूटन थर्ड लॉ के करस्पॉन्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर से कि नीचे वाले पे उतना ही फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, उतना ही फ्रिक्शन लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर मैं दोनों को एक सिंगल बॉडी मानता हूं तो ये फोर्सेस जो होंगे ना, ये फ्रिक्शन जो होगा वो इंटरनल फ्रिक्शन में इंटरनल फोर्स हो जाएगा। मतलब कि एक्सेलरेशन जो एफईडी बना रहा हूँ एक्सेलरेशन के लिए, उसमें ये नहीं आएगा। ओके, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या करना पड़ेगा, F जो होगा
F 2T के बराबर होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये फोर्सेस बैलेंस होंगे, यानी कि 2T के बराबर होगा। ओके, 2T के बराबर होगा। अगर आपको मूव करना है तो क्या करना, अगर मूव करना है तो ये फोर्स ज़्यादा होना चाहिए इससे, ये इससे ज़्यादा होना पड़ेगा। ओके, तो कम से कम इतना तो होगा ही। अब दूसरी बात करते हैं कि टी तो पता नहीं है, क्या करें, तो आप सिंगल ले लीजिए, इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। जब आप फोर्स लगाओगे एफ, तो एफ फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन कब तक इसको अपोज करेगा, जब तक कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू ना आ जाए, लिमिटिंग वैल्यू तक ही ये अपोज करेगा। उसके बाद यानी कि एफ एल तक ही अपोज करेगा, उसके बाद ये अपोज नहीं करेगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही ये जा पाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N1 N2 बोल देता हूँ, और N2, तो यहाँ से FL की जो वैल्यू आ जाएगी, FL की वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू μ2 इंटू N2, μ2 इंटू N2, म्यू की वैल्यू 0.2 है, और N2 कितना है, N2 जो होगा इसके M2G के बराबर हो जाएगा, यानी कि M2G के बराबर। तो यहाँ से अगर आपको देखें तो 0.2 इंटू M की वैल्यू कितनी है भाई, तो 1 kg, तो इंटू 10 कर दीजिए, और ये 2 न्यूटन, यानी कि FL की वैल्यू जो आएगी दिस इज 2 न्यूटन के बराबर होगी। FL की जो वैल्यू होगी 2 न्यूटन के बराबर। तो अगर यहाँ से अगर इक्वेशन की बात करें, फिर देखिए सिंगल बॉडी भी तो इक्विलिब्रियम में है, अगर आप सिंगल को लोगे वो भी तो इक्विलिब्रियम मतलब कि रेस्ट पे है ना, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि इसका एफईडी बनाऊं मैं इसका M2 का, तो M2 का एफईडी बनाऊं तो इधर की तरफ F, इधर की तरफ क्या FL, और इधर की तरफ ही क्या T, और इधर ऊपर की तरफ N2, और नीचे की तरफ M2G, ये होगा। ओके, ये मूव तभी करेगा जब ये फोर्स इन दोनों के से ज्यादा हो जाए। ओके, ये इस दोनों के सम से ज्यादा होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो F इक्वल टू किसके बराबर, F इक्वल टू T प्लस FL के बराबर। ओके, और दिस इज T F यहाँ पे T प्लस FL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 न्यूटन, दिस इज 2 ओनली। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हो, तो T की वैल्यू जो आएगी वो दिस इज इक्वल टू F माइनस टू, ठीक है, ये F माइनस 2 आएगा, T की वैल्यू F माइनस 2। इस T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू जो आएगा यहाँ से वो F की वैल्यू आएगी 2 इंटू T की वैल्यू कितनी है, F माइनस 2, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा F और 2F माइनस 4। ओके, तो यहाँ से आपको वैल्यू आएगी इधर से इधर लेके जाओ तो F, और ये F इक्वल टू 4 न्यूटन। देखिए F 4 न्यूटन आप रखोगे तब तक ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर फोर्स आपने इससे ज्यादा लगाया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाएगा, तो ये मूव करेगा। मतलब एक फोर्स आपका 4 न्यूटन से ज्यादा होगा तभी स्लिपिंग होगी, रिलेटिव मोशन तभी स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो F अगर 4 है, यानी कि F अगर 4 न्यूटन से कम है तो ये मूव नहीं करेगा, मूव नहीं मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा, 4 न्यूटन तक इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसका अगर 4F ग्रेटर देन 4 न्यूटन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 4N। तो अब देखिए अगर ज्यादा है, F की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो क्या होगा, तो यहां से आप निकाल सकते, मतलब कि उस समय इसमें अगर 4 है तो अभी देख लेते कितना है, 4 अगर है तो टेंशन कितना है, ये टेंशन यहाँ से आप निकाल सकते हो, 4 अगर है तो T इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, तो T 4 न्यूटन। ओके, T इक्वल टू 2 न्यूटन, तो T की वैल्यू जो होगी वो 2 न्यूटन के बराबर है। अगर आप फोर्स F की वैल्यू 4 न्यूटन है तो, अगर थोड़ा बड़ी भी है तो वो कितनी होगी, 4 न्यूटन के बराबर नहीं होगी, तो इसलिए सही नहीं होगा। उसके बाद F ग्रेटर देन 4 न्यूटन, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक विल बी। अब देखिए जब आप फोर्स इसमें बढ़ाओगे तो वही ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो लिमिटिंग वैल्यू तक ही पहुंच पाएगी, लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकती। ओके, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन है। अगर आप फोर्स इसे ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, यही होगा कि ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है।
कितना होगा वो मैक्सिमम वैल्यू 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू वो 2 न्यूटन हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी कि ये सही होगा बिल्कुल। अगर एफ की वैल्यू 6 न्यूटन है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 3 न्यूटन। ओके, अगर एफ की वैल्यू 6 न्यूटन, ये इक्वेशन देखिए, जब यहाँ पे क्या होगा कि जब एफ की वैल्यू 6 न्यूटन है, इसका मतलब ये मूवमेंट शुरू हो गया है, ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ स्लिप करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन इसके पास होगा वही इसके पास होगा, क्योंकि ये फिक्स पुली से जुड़े हुए हैं। फिक्स पुली है तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा, डायरेक्शन अपोजिट में होगा। डायरेक्शन इसका इधर तो इसका इधर, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 3 न्यूटन देखना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो इसका F माइनस टी माइनस एफ एल दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, एम इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हो, दिस टी माइनस एफ एल इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पे इस पे निकल आएगा और यहाँ से आप कर सकते हो। एक और तरीका है कि अगर इन दोनों को लोगे आप, इन दोनों को, तो दोनों को अगर सिंगल बॉडी लो, ओके, क्योंकि हाँ एक सिंगल बॉडी नहीं ले सकते क्योंकि एक्सेलरेशन इनका अलग अलग है। हम सिंगल बॉडी तो अभी मानते हैं जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, लेकिन दोनों तो मूव कर रहा है, ये इधर इधर मूव कर रहा है। तो करना क्या है हम लोगों को, करना ये है कि थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। तो अगर हमें अब थर्ड पार्ट देखना है, यानी कि एफ 6 न्यूटन के बराबर है, तो इसको हम चेक करना है कि टेंशन कितना होगा इसमें। ओके, टेंशन कितना होगा अगर ये 6 न्यूटन के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों का अगर वीडियो बना लेते हैं अलग अलग, तो वहाँ से हमें निकल आएगा। और वो क्या आएगा, तो ये टेंशन टी है इस तरफ और ये टेंशन टी है, और ओके इधर की तरफ जाएगा तो इस पे फोर्स फ्रिक्शन जो आएगा वो एफ आएगा, और इस पे जाएगा एफ के वैल्यू। ओके, एफ के, तो दैट इज इक्वल टू, इसका अगर मैं बोलूँ, देखिए ये इधर एक्सीलरेट हो रहा है और ये इस तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, तो ए और ए इधर की तरफ देखिए तो एफ माइनस टी माइनस एफ के, और दैट इज इक्वल टू 1 ए। ओके, इसका मास है। इसका नीचे वाले का देखें तो फोर्स लग रहा है कितना, इस पे लग रहा है टी और माइनस एफ के। ओके, और दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ए। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ऐड कर रहे हैं हम, और इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 2, तो माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2a। ओके, और यहाँ से क्या 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से इक्वेशन से अगर t की वैल्यू चाहिए आपको, तो t इक्वल टू, तो वो आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शंस आपके सामने सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये 3 यहाँ पे आइडेंटिकल स्पेस दे रखे हैं, और ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि बट इसको पूरा वो एक बॉक्स में रखे हुए हैं और तीनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, और जो है ना इस पूरे बॉक्स को ही ऊपर लेके जा रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें पूरा बॉक्स ऊपर जाएगा, इसका मतलब सारे जो स्फीयर्स हैं सबके एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होंगे ए। अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर बैठ के देखूं तो ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसके ऊपर बैठ के देखेंगे तो इनमें नेट फोर्स क्या होगा, वो इनके ऊपर एक तरह से नेक्स्ट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स मतलब बैलेंस्ड होंगे, फोर्स इस पर 0 होगा। सूडो फोर्स अगर बात करें तो सूडो फोर्स के हिसाब से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करना क्या है, तो अगर इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये इक्विलिब्रियम में है, सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हमें इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम के फोर्सेस मतलब फोर्सेस जो है ना बैलेंस करने, फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, ऐसा इनको करके हमें ये बहुत आसानी से निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जितना भी हो, कैलकुलेशन जो भी हो आप उसको कर सकते हो, जो ऑप्शंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हर इसके ऊपर जो है ना नेट फोर्स 0 होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, स्फेयर्स के ऊपर इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
तो मूव करें हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अब, या आप चाहो तो ग्राउंड रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, ग्राउंड रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो। अगर ग्राउंड से देखोगे तो पूरा बॉक्स में अगर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो हर इंडिविजुअल स्फीयर का एक्सेलरेशन भी वही होगा जो बॉक्स का होगा। ठीक है, आप क्या पसंद करते हो आपके ऊपर है, दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं ग्राउंड रिस्पेक्ट में कर दूं, क्योंकि ग्राउंड रिस्पेक्ट में आपको अगर यहाँ पे पसंद है तो ग्राउंड रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, राइट। अदरवाइज आप इसके ऊपर बैठ के यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके भी कर सकते थे, सूडो फोर्स का लगा यूज करके, आपको आसान रहता। लेकिन चलिए हम सबसे आसान तरीका लेके चलते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, दोनों आपके हाथ में है कैसे करना है। अब देखिए इसके ऊपर जो फोर्सेज लगेंगे, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे N1 बोल देता हूँ, ओके, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ये भी ये N1 ही होगा, ओके, N1 ही होगा। ये क्या है तो सिमेट्री, बाई सिमेट्री में दोनों के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा हूँ, एक इंडिविजुअल के ऊपर लगा दो तो वहां पे बात बन जाएगी, यानी कि N2 यहाँ पे लग रहा है। जितने जगह पे कांटेक्ट है इस स्फीयर के उतने जगह से इसके ऊपर फोर्सेज लग रहे होंगे, मतलब उतने जगह पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे, जितने जगह पे इस स्फीयर के कॉन्टेक्ट्स हैं नॉर्मल रिएक्शन वहां पे लगेगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो तीन स्फीयर्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट करोगे तो ये क्या है, एक ट्राइंगल बन जाएगा, और एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, और ये एंगल कितना होगा तो 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, तीन स्फीयर सेम रेडियस के हैं। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन आएगा वो नॉर्मल एक्शन यानी ये यहाँ पे नॉर्मल एक्शन इस तरफ डालेगा इसके ऊपर, ठीक है ना, ये डालेगा, तो इसको क्या बोले N3 बोल दे क्या, और ये क्या करेगा स्फीयर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से लगाएगा। ठीक है, ये इस तरह से लगाएगा। तो बात करते हैं अगर फोर्सेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे N4 बोल देता हूँ, N4। अगर एक सिंगल को लेके चलूँ मैं, सिंगल को लेके किसको लेके चलते हैं भाई, सिंगल के लेके चले। अच्छा एक और चीज, जैसे इस पे बी पे जैसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसी तरह से सी पे भी उसी हिसाब से उसी तरह से उसी तरीके से उतना ही अमाउंट में मैग्नीट्यूड में इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यानी कि ये कुल मिला के क्या बोलना है मुझे कि इस जगह पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही सेम नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। ओके, यहाँ पे भी सेम नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। और ऑफ कोर्स यहाँ से भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है ना, कॉन्टेक्ट है वहाँ पे दिख रहा है हालांकि, तो वहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। करते हैं बात, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द स्फीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, यानी कि हमें N1 चाहिए, N1 हमें चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर इसको पॉइंट मास की तरह मान ले, तो इसको पॉइंट मास की तरह मानेंगे तो इस पे एक N1 लग रहा है, एक N2 लग रहा है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे एक N1 लग रहा है, N2 लग रहा है, यहाँ पे एक N4 लग रहा है, ओके N4 लग रहा है। और ये जो है ना, ये अगर आप बात करूँ तो एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, यहाँ पे बात करूँ तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक, ये क्या है, ये है आपका N3, और ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। ओके, और खुद इसका वेट भी तो लग रहा है, वेट भूल गए हम लोग, ओके वेट भूल गए, तो वेट भी तो लगेगा इसका, एक वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज इक्वल टू mg के बराबर, करेक्ट। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ग्राउंड से देखोगे तो इसका g/4 के बराबर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो नेट फोर्सेज आप निकाल लीजिए वर्टिकल में, और वो क्या है N1 माइनस N3, इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, N1 भाई ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो नेट फोर्स ऊपर ही होना चाहिए, तो N1 माइनस mg माइनस N3 cos 30, N1 माइनस mg माइनस N3 cos 30, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, m क्या है, m यहाँ पे m इंटू g/4 ऐसा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें दो अननोन है, तो दो इक्वेशन भी तो चाहिए, एक इक्वेशन तो होगा नहीं, दो इक्वेशन यहाँ पे चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। तो इसका एफबीडी अगर आप बनाओगे तो इसका एफबीडी कैसे बनाओगे, इसका एफबीडी बनाओगे इसका,
अलग यहाँ पे बताता हूँ। तो इस पे जो फोर्सेज होंगे, एक तो खुद इसका वेट होगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, एक वेट होगा नीचे, और ये इधर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा तो सेम नॉर्मल डायरेक्शन ये नॉर्मल डायरेक्शन इस तरफ लगाएगा। ओके, ये नॉर्मल डायरेक्शन इसके ऊपर लगेगा। 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, राइट। और ये mg है, ये नॉर्मल डायरेक्शन इस पे कौन सा लगेगा, n3 लगेगा, ये n3, और mg इस तरफ, और एक नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है वो तो यहाँ पे आप देख मतलब ये नहीं है आपके पास कुछ, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय स्फीयर्स ऑन द बॉटम, applied C and B, A and B is okay, normal force between A and B is okay। तो यहाँ पे कितना नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे अब नॉर्मल डायरेक्शन बेसिकली कितना है, एक्सलेट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे जो है नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, राइट। तो इस पे नॉर्मल डायरेक्शन इसने इस पे लगाया, साथ में ये भी तो लगा रहा होगा, तो ये भी इस तरफ लगाएगा, इस तरफ। तो ये कितना है, ये भी एक तरह से n3 के बराबर ही है। तो ये ऊपर नेट जो आएगा 2n3 cos 30 डिग्री माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू कितना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है g/4। अब ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन, दो अननोन, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, n3 की वैल्यू निकल आएगी। ये n3 की वैल्यू या n3 cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली आप डाल दोगे, और डाल दोगे तो आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी नॉर्मल, ठीक है ना। उसका नॉर्मल फोर्स बिटवीन स्फीयर्स A एंड B के बीच में आपको चाहिए, A एंड B वाला। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक तो n3 चाहिए और n1 चाहिए, तो n3 आपको ये मिल जाएगा, और दो इक्वेशन, दो अननोन, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अननोन, n1 कौन सा है, यहाँ जो स्पेयर्स में लगा है, और ए यहाँ पे ये जो n1 जो लगा ये वाला, और n3 कौन सा है, तो n3 सॉरी यहाँ ये जो इनके बीच में जो लग रहा है ये वाला n3 है, तो ये आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आप देख सकते हो एक बड़ा सा वेज है, और इस वेज में कुछ यहाँ पे एक पुली लगी है, यहाँ पे एक पुली लगी है, और इस पे मासेज इतने दे रखे हैं, इसमें मासेज इतने दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि, ठीक है, सरफेस, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस इन स्ट्रिंग्स पुली आर मासलेस। जब फ्रिक्शनलेस होता है तो भाई, जब फ्रिक्शनलेस है तो जहाँ पे मूव करना हो अंडर ग्रेविटी गिरेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे, और मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कुल मिला के फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, राइट। मूव करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज, तो यहाँ पे फोर्सेज अगर देखोगे तो फोर्सेज जो है टी है, इधर टेंशन टी है, और टी है, इसका वेट है mg, और इस तरफ जो है ना, इसको कौन मूव करा रहा है, ये ऑफकोर्स नीचे जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, कौन मूव कराएगा इसको, मूव करेगा mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, ये आएगा इसका, राइट। अब आप देख सकते हो जो एक्सेस इसका वो एक्सेस इसका है, तो t इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, mg इक्वल टू 2m इंटू ए, कैंसिल कर दो, a की वैल्यू g/2 आ रहा है, क्या है क्यों कुछ ऑप्शन, बिल्कुल है। एक्सेलरेशन तो ये सही है, तो ये गलत है, चलिए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वेज इज 0, इस वाले पे इस वेज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो चीज अगर आप निकाल पाओ तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सेलरेशन है। इस वेज के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो देखिए ये थ्रेड, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अगर खाली मैं वेज के ऊपर बात करूं तो वेज के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, फोर्सेस अगर थोड़ा सा मैं इसको क्लीन अप कर दूं जिससे कि आपको इजी दिखे, तो देखिए इस वेज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस वेज के ऊपर, तो एक तो यहाँ पे ये वाला फोर्स लगेगा, एक ही वाला फोर्स लगेगा, ओके। तो ये टी है और ये टी है, और यहाँ पे भी फोर्स एक लगेगा, एक इधर की तरफ और एक इस तरफ, ओके। तो ये एक फोर्स लगेगा और एक फोर्स लगेगा, आएगा समझ में।
तो अगर वेज के ऊपर बात करूं तो वेज, अगर वेज को ब्लॉक मतलब इसको मान के चले वेज को एक ऐसा, और इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स देखें तो ये फोर्स जो होगा इसके ऊपर कौन सा फोर्स होगा, तो एक फोर्स लगेगा इस तरफ और एक फोर्स लगेगा इस तरफ, टी और टी। और इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ तो एक फोर्स लगेगा कैसा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा और एक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो ये और ये जो फोर्सेस हैं ये और ये कैंसिल करेंगे, मतलब क्या कि ये फोर्सेस ये और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, और तो ये कैंसिल करेंगे और कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगा। जब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। वेज का एक्सेलरेशन जीरो होगा, आसानी से आप कर सकते हो भाई। जो नेट फोर्स होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स होगा वही तो इसको मूव कराएगा, अदरवाइज नहीं करेगा मूव। तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मूव कर इसको, क्वेश्चंस को देख लेते हैं इस बार। तो देखिए आप टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड, ये रफ सरफेस में प्लेस किया गया है। इफ टू इक्वल फोर्सेस, अनइक्वल फोर्सेस, तो ये ऐसा है कि अनइक्वल फोर्स है और अप्लाइड F1 बड़ा है F2 से, ये बड़ा है इससे, F1 F2 से बड़ा है ऑन ब्लॉक A एंड B, ओके, ऑन ब्लॉक A एंड B इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये बड़ा है इससे तो ऑफ कोर्स जाने की टेंडेंसी किधर होगी, इधर जाने की टेंडेंसी होगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये काफी। ये ऐसा दे रखा है कि ये ज्यादा है इससे, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा है तो ये इसकी तरफ मूव करने की टेंडेंसी होगी। जब इसकी तरफ मूव करने की टेंडेंसी होगी तो क्या होगा, जब मूवमेंट इस पे स्लिपिंग टेंडेंसी बनेगी, जब इधर स्लिपिंग टेंडेंसी बनेगी तो फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि लिमिटिंग वैल्यू होगी, ये फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ होगी। जब फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ होगी, कुछ मैं बोलता लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, कुछ ही है, लिमिटिंग वैल्यू से कम है। तो भाई जब तक इसमें स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है तब तक ये स्ट्रिंग टाइट नहीं होगा, मतलब कि टाइट खिंचाव नहीं रहेगा मतलब भाई ये स्लिप करने की टेंडेंसी जब तक नहीं है इसमें, जब तक लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं पहुंचता है फ्रिक्शन, तब तक इस टेंशन इसमें नहीं रहेगा, टेंशन इसमें जीरो रहेगा। और जब जीरो रहेगा तो भाई इसमें क्या है, अब देखिए एक और चीज कि यहाँ पे क्या है कि अब F2 को भी कंसीडर करना है। F2 इधर की तरफ फोर्स लगाया आपने, फोर्स F2 लगाया, तो F2 जो लगा वो इस ब्लॉक को इधर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन मूव करने की जब टेंडेंसी रखेगा, अगर मान लीजिए लिमिटिंग, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे जो लगेगा उससे कम अगर वैल्यू है इसकी, तो ये क्या होगा कि ये मूव नहीं करेगा। और जब मूव नहीं करेगा तो रेस्ट पे रहेगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन जो होगा ये इस तरफ मूव करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन जो होगा इसमें इस तरफ होगा। F1 बोल देता हूँ, F2 बोल देता हूँ, ओके, F1 और F2 बोल देता हूँ। जब देखिए ये F2 जब इतना है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाए तभी जाके इधर स्लिपिंग टेंडेंसी आएगी, और जब स्लिपिंग टेंडेंसी आएगी तभी इसमें टेंशन आना शुरू होगा, उससे पहले कोई टेंशन नहीं आएगा इस स्ट्रिंग में। ये टेंशन एक तरह से समझ लीजिए कि टेंशन इसमें जीरो है, या टेंशन इसमें मतलब नेग्लिजिबल, ये स्ट्रिंग लूज रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं। आई बात समझे। तो बॉडी में जब तक स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं आए तब तक ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स आर एट लेफ्ट, ऑफ कोर्स देखिए एक का अलग है, एक का दूसरी, एक का इस तरफ है, एक इस तरफ है, दोनों लेफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब सही नहीं है। उसका फ्रिक्शन ऑन बी ऑलवेज एक्ट लेफ्टवर्ड, बी पे देखिए, बी पे क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, और या ऐसे बोले कि ये फोर्स आपने इस तरफ लगाया है तो इस पे स्लिपिंग टेंडेंसी, और ये फोर्स जो होगा F1 वो ज्यादा ही है F2 से, तो एक तरह से पूरे बॉडी में अगर मान लीजिए फोर्स काफी ज्यादा भी है तब भी पूरे सिस्टम में इधर की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, और इस तरह इधर की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट की तरफ लगेगा, यानी कि इससे फ्रिक्शन हमेशा इस तरफ लगेगा, ठीक है ना, इसलिए ये सही है। फ्रिक्शन ऑन ए मे हैव एनी डायरेक्शन लेफ्ट और राइट, देखिए ए पे डायरेक्शन जो होगा, अभी आप देख रहे हो कि इस तरफ है,
सपोज करें कि ये पूरा अभी क्या हुआ, जब ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर पूरा सिस्टम मूव करने लगेगा इस तरफ, अब अभी तो रेस्ट पे है ना, लेकिन पूरा सिस्टम अगर इस तरफ मूव करने लगे तो क्या होगा, तो फिर ये इसमें भाई स्लिपिंग रोकेगा, स्लिपिंग टेंडेंसी को रोकेगा, और रोकेगा तो इसमें जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। एफ के की वैल्यू इस पे होगी, और इस पे तो एफ के की वैल्यू होगी ही होगी, क्योंकि अब पूरा सिस्टम अगर इधर मूव कर रहा है तो इधर की तरफ होगा स्लिपिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ये आएगा। टेंशन ऑन स्ट्रिंग में बी जीरो, ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया कि अगर भाई जब ये F1 इसके लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा होगा तभी इसमें टेंशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। मे बी जीरो मतलब जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट देखते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग मे बी जीरो। ओके, आपको मैंने बताया था कि देखिए ये जब तक इसमें स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं आएगी तब तक इसमें टेंशन जीरो रहेगा, यानी कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तभी इधर की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी आएगी, तभी इसमें टेंशन जीरो हो, मतलब तभी इसमें टेंशन आएगा, अदरवाइज जीरो होगा। तो इसकी वैल्यू मे बी जीरो हो सकती है, राइट। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा, राइट। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो आप यहाँ तक देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ओके।